हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं कोण और उनकी माप, यानी एंगल्स एंड देयर मेजर्स। ये जो चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं ये त्रिकोणमिति के अंदर ही आता है। यहाँ इसके बाद जो भी चैप्टर दिए गए हैं, कुछ चैप्टर जो है वो त्रिकोणमिति के हैं, है ना। और त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़े थे, है ना। समझिए कि वो बेसिक इंट्रोडक्शन था त्रिकोणमिति का। तो मैंने वहां पे त्रिकोणमिति में आपको बताया था कि त्रिकोणमिति जो है ये तीन यहाँ शब्दों से मिलके बना है। त्रि, दूसरा कोण और तीसरा आपका इसमें मिति, त्रिकोणमिति। यानी कि यहां पे त्रि का मतलब होता है थ्री, कोण जानते ही हैं एंगल, और मिति का मतलब होता है मेजर। मेजर यानी तीन कोणों की माप, ठीक है, तीन कोणों की माप, ठीक है। वही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो त्रिकोणमिति जब हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे तो वहां हमने क्या देखा था? वहां पर एक समकोण त्रिभुज के अंदर, है ना, एक समकोण त्रिभुज के अंदर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिए जाते थे और उनको इनके दो दो भुजाओं के साथ संबंधित करके दर्शाया जाता था। याद है, अगर ये एंगल लेते हैं तो परपेंडिकुलर होता था, ये बेस होता था, ये हाइपोटेनस। तो साइन जो होगा, साइन थीटा इक्वल टू लिखते थे पी बाई एच, कॉस थीटा लिखते थे बी बाई एच। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग उसमें लेकर ऐसे दिखाते थे, ठीक है। लेकिन ये जो त्रिकोणमिति है यह चतुर्भुज, पंचभुज, बहुभुज, वृत्त, इन सब के लिए बनी हुई है। ये सबका, यानी कि हम लोग क्लास 11 में हम लोग यहाँ पे त्रिभुज के साथ साथ वृत्त के अंदर भी, चतुर्भुज के अंदर भी, इन सब के अंदर भी इसका प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से हमारी त्रिकोणमिति शुरू हो जा रही है। तो ये तो त्रिकोणमिति का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर आते हैं कोण और उनकी माप, एंगल्स एंड देयर मेजर्स के अंदर। यहां हम पहले कोण के बारे में बात करते हैं। कोण यानी कि एंगल। एंगल दो प्रकार के हो सकते हैं। एंगल दो प्रकार के, एक कहलाता है ज्यामिति के कोण, ज्यामिति के कोण, ज्यामिति के कोण, या ज्यामिति में जो कोण पढ़ते थे वो एंगल इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। और दूसरा हो जाएगा त्रिकोणमिति के कोण। तो पहले ज्यामिति के कोण कौन से होंगे पहले उसको समझ लेते हैं, क्या कहलाते हैं ज्यामिति के कोण। देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एंड पॉइंट ले लेते हैं यहां पर, ठीक है, और यहां से दो किरणें निकालते हैं, एक इधर और एक इधर। एक एंड पॉइंट लिए, एक आदि बिंदु लिए यहां पर, और यहां पर हमने दो किरणें निकाल दी। ये आदि बिंदु को नाम दे दिया, यहाँ पे ओ ए किरण हो गई और ओ बी किरण हो गई। तो जो ये आकृति बनी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, या ज्यामिति के कोण कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो किरणें जिस बिंदु पर मिल रही हैं, जो आदि बिंदु ली है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कहेंगे जी? यहाँ पे इसका शीर्ष कहते हैं, कोण का शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और इन किरणों को इसकी भुजाएं कहेंगे, कोण की भुजाएं ओ ए और ओ बी कहेंगे, ठीक है। तो इसकी परिभाषा आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं कि एक ही आदि बिंदु, एक ही एंड पॉइंट, एक ही आदि बिंदु वाली दो किरणों से जो आकृति बनती है, जो आकृति बनती है उसे कोण कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये आकृति जो बन रही है, देख लीजिए, ये दो किरण है, दोनों का एंड पॉइंट एक ही है, आदि बिंदु एक ही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। और ये कैसे कोण है? ज्यामिति के कोण है। ये जो ज्यामिति का कोण जो होता है एक्चुअल में, इसके जहां से ये प्रारंभ होती है, मतलब ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये शीर्ष हो गया, तो जो प्रारंभिक, ये जो शुरू होती है जहां से, उसको प्रारंभिक भुजा कह देंगे, प्रारंभिक भुजा, ठीक है, जिसे हम लोग इनिशियल साइड कहेंगे, इनिशियल साइड। और दूसरी जो किरण जो देख रहे हैं, जो कोण को बना रही है, इसको इस वाली किरण को, इसको अंतिम भुजा कह देंगे। तो अगर एक प्रारंभिक भुजा होती है तो दूसरी क्या होगी? अंतिम भुजा होगी, टर्मिनल साइड होगा, टर्मिनल साइड,
और ये आपका वर्टेक्स इसका शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये जो ज्यामिति का कोण होता है यह 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक का होता है। ये 0 डिग्री से कहां तक? 360 डिग्री। आप देखते हैं ना, इसमें कोण जो बनाते थे इस तरह भी बना सकते हैं। यहां पर हम लोग दिखा देते हैं, ये वाला कोण 180 से बड़ा है, तो ये जो भी ज्यामिति के कोण होते हैं वो 0 से 360 डिग्री तक के ही होते हैं, इससे आगे नहीं जाएगा। केवल ये धनात्मक होते हैं, 0 से 360, 0 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है, और उसके बीच का कोई भी कोण हो सकता है। ठीक है, ये माइनस वगैरह में नहीं होता है, लेकिन यही त्रिकोणमिति के कोण इसके इस नियम को लागू नहीं करते हैं। त्रिकोणमिति के कोण अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति के कोण के बारे में। त्रिकोणमिति में जो कोण होते हैं उनके बारे में, त्रिकोणमिति में जो कोण होते हैं उनके बारे में, यानी कि एंगल इन ट्रायगोनोमेट्री, एंगल इन ट्रायगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति में जो कोण होंगे उनकी बात करते हैं। देखिए ज्यामिति से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो कोण बनाते थे ज्यामिति की उसी तरह की एक किरण ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक किरण ले लेते हैं और एक इन पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यही होगा ना, एक किरण का इन पॉइंट, इस तरह से एक किरण ले लिया। अब एक ये कोण बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, एक किरण को स्थिर मानकर, यानी इसको प्रारंभिक भुजा ले लेंगे और इसके शीर्ष पर यहाँ पर इसके चारों ओर ऐसे घुमाएंगे इस तरह से, या ऐसे घुमाएंगे। एक्चुअल में ये जो किरण हम लोग ले रहे हैं ये किरण रिवॉल्विंग हो सकती है एकदम। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि स्थिर है, ऐसे घूम सकती है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, उल्टा सीधा ऐसे भी घूम सकती है, ऐसे भी घूम सकती है। ठीक है, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। शीर्ष के चारों ओर है ना चक्कर लगाने से यहाँ पे जो कोण बनेगा, जैसे मान लीजिए ऐसे कोण बना, ऐसे घूम के ऐसे आ गई। ठीक है, तो ये जो कोण बना, यानी मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ये कोण यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे गया, फिर यहीं पे आ गया, तो ये जो कोण बन रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति की कोण। देख रहे हैं 360 डिग्री से ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है ना जी, तो त्रिकोणमिति में जो कोण होते हैं ज्यामिति से बिल्कुल अलग है। इसमें एक भुजा स्थिर रहेगी और शीर्ष के चारों और अंतिम भुजा को क्या करना है, इसके चारों ओर घुमाना है, तो जो कोण बनेगा वो त्रिकोणमिति के कोण कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं कि कोण की दोनों भुजाओं, जो ज्यामिति कोण थी उन्हीं की बात हो रही, दोनों किरणों या भुजाओं भी लिख सकते हैं, किरणों में से एक किरण को स्थिर मानकर शीर्ष के चारों ओर अंतिम भुजा के चक्कर लगाने से जो कोण बनता है उसे त्रिकोणमिति के कोण या त्रिकोणमितीय कोण ऐसे भी लिख सकते हैं। त्रिकोणमिति के कोण या त्रिकोणमितीय कोण कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये प्रारंभिक भुजा हो गई, ये प्रारंभिक भुजा हो गई। ठीक है, ये प्रारंभिक भुजा हो गई, प्रारंभिक भुजा। लेकिन ये जो दूसरा रिवॉल्व हो रही है इस अंतिम भुजा को आप भ्रामक किरण भी कह सकते हैं। भ्रामक यानी कि रिवॉल्विंग, भ्रामक किरण। क्यों? क्योंकि ये घूमते रहते इसलिए इसका नाम दे सकते इस तरह से, रिवॉल्विंग रे। रिवॉल्विंग रे हम लोग इसे कह सकते हैं, भ्रामक किरण कह सकते हैं। और जिस स्थान पर ये आके भ्रामक किरण रुक जाती है इसको यहाँ पर इसका क्या कहेंगे, इसका अंतिम स्थिति कहेंगे। इसकी अंतिम स्थिति टर्मिनल पोजीशन कहा जाएगा। समझ गए ना? तो देखिए अगर आप ये जो मैंने बताया अभी कि त्रिकोणमिति के कोण में क्या होता है जी, एक भुजा को स्थिर मान लेना है, एक कोण की एक भुजा को स्थिर मान लेना है। ठीक है, और दूसरी वाली को इसके अनुदिश हम लोग इधर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में या घड़ी की दिशा में, देखो घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है, तो या तो घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे घुमा सकते हैं। तो अगर घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं
समझे ना, घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यानी कि ऐसे जा रहे हैं इधर की तरफ, देखो दिशा में दिखा देता हूं, तो इसको धनात्मक कोण कहते हैं, धनात्मक कोण कहेंगे, ठीक है, पॉजिटिव एंगल होंगे। और वही घड़ी के दिशा में जाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ये प्रारंभिक किरण यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं O, इधर ले लेता हूँ मान लीजिए A। चलिए अब मैं क्या करता हूँ कि इस पे ये घड़ी जैसे ऐसे घूमती है ना, इसी तरह से घुमा के ले जाके ऐसे कोण बनाता हूँ। तो यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, ऐसे गए थे और फिर वापस पुनः यहाँ आ गए, तो ये जो कोण बनेगा ये माइनस में बनेगा। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक कोण कहलाएंगे। तो याद रखना इसमें कि त्रिकोणमिति के अंदर जो कोण बनते हैं, अगर घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो धनात्मक, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो धनात्मक, और घड़ी की दिशा में जा रहे हैं तो ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना कि त्रिकोणमिति के कोण माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, ठीक है, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं। वही ज्यामिति में क्या था कि वो 0 से 360 डिग्री तक का ही होता है, लेकिन त्रिकोणमिति के कोण माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक होते हैं। समझ गए? चलिए अब हम लोग इन कोणों को एक निर्देशांक अक्ष ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा और ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं एक्स हो जा रहा है यहाँ पर एक्स डैश, वाई और वाई डैश। तो जो निर्देशांक अक्ष होता है तो उस पे हमेशा आप मूल बिंदु को किसी कोण का शीर्ष लेके चलेंगे, किसी कोण का शीर्ष किसको लेके चलेंगे, मूल बिंदु को। और एक्स अक्ष के धनात्मक वाला जो भाग देख रहे हैं इसको हम लोग प्रारंभिक भुजा लेके चलेंगे, प्रारंभिक भुजा इसी को लेके चलेंगे, ठीक है जी, इनिशियल साइड इसी को लेके चलेंगे। और जो भ्रामक भुजा होगी, भ्रामक किरण जो होगी वो इस तरह से रिवॉल्व होगी, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। समझे ना बात को, यहाँ से इस तरह से ये रिवॉल्व होती है। तो ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भ्रामक किरण जो होगी यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगी या क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना हमेशा कोई भी कोण लेंगे त्रिकोणमिति का तो शीर्ष जो होगा उसका, उस कोण का शीर्ष क्या होगा, मूल बिंदु होगा, और प्रारंभिक भुजा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा वाला भाग लिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए, अगर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी कोण बनेंगे तो उसको हम लोग किस तरह से दर्शाएंगे। मान लीजिए इधर कोण बन रहा है, तो यानी कि अभी ये कोण जो हो गया यहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है, और ये मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना जी। तो ध्यान रखना कि अब यहाँ से कोई भी कोण बनेगा यहाँ तक, तो यहाँ से इसके में कितना तक आ जाएगा, 0 से 90, 0 डिग्री से 90 डिग्री। अगर आप जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें कितना आ जाएगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, ठीक है जी। 180 आने का मतलब कि वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, 90 मतलब कि वाई एक्सिस पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ आगे बढ़ेंगे तो इसमें आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री से 270 डिग्री। फिर इसमें से अगर मान लीजिए कोण इसमें आ गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 270 डिग्री से आपका 360 डिग्री तक। फिर अगर यही आप इसी को घुमाकर इसमें आ गए तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री से 450 डिग्री तक। इसी तरह से फिर इसमें आएंगे तो फिर 90 बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से ये कोण चलते रहते हैं। और वही अगर हम लोग इसको क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, घड़ी जिधर घूमती है उसी के दिशा में लेके चलते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको दिखाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, मैं यहां पर एक कोण लेता हूं जो इस तरह से घूम रहा है ऐसे, ठीक है, इस तरह से जा रहा है। तो जब हम लोग इधर चलेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज में ये क्या होगा, यह वाला जो हो जाएगा आपका 0 से -90, ठीक है ना जी। ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा ये आपका -90 से 180 डिग्री माइनस का। फिर इसमें से अगर मान लीजिए यह कोण इसमें आ गया तो -180 से -270 डिग्री। फिर इसमें से अगर इसमें आ गया तो -270 से हमारा क्या हो जाएगा, -360 डिग्री। तो इस तरह से इसके कोण हम लोग चलते हैं। समझ में आया कंसेप्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी इसमें। चलिए, तो यहाँ से आप सभी कोणों को समझ लिया। इसमें जानते हैं ये प्रथम पाद होता है, ये द्वितीय होता है, ये तीसरा पाद होता है, ये चौथा पाद होता है, ठीक है, ये चौथा पाद होता है। उसी तरह से इसमें पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद और चौथा पाद। तो अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये स्थिति होगी, और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये स्थिति होगी। इसी में और कोण इसी तरह से बढ़े जा सकते हैं। ये क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति के कोण वो तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के ना बीच लेने हैं, तो कोई भी हो सकता है वैल्यू, ठीक है ना जी। तो इसी तरह से हम लोग कोणों को ऐसे आगे बढ़ सकते हैं।
देखिए त्रिकोणमिति में जो कोणों के लिए संकेत यूज होते हैं ना, तो जनरली हम लोग इसमें थीटा यूज करते हैं, है ना। आप फाई भी यूज कर सकते हैं, आप अल्फा, बीटा, गामा, ये ग्रीक संकेत ये सब, या फिर अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए, बी, सी, ये सब भी आप यूज कर सकते हैं। तो इन सब का हम लोग कोणों को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए मैंने बहुत बार लिखा होगा, थीटा लिखा होगा बहुत जगह, बहुत बार जब भी ले, तो थीटा क्या है, एक ग्रीक संकेत है, वो कोण को निरूपित करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक हम लोग विशेष प्रकार का कोण जिसे हम लोग कहते हैं समस्थित कोण, समस्थित या संपादीय भी, संपादीय कोण कहा जाता है, इसको देखते हैं। कोटर्मिनल एंगल्स, कोटर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, चलिए संपादीय या समस्थित कोण क्या होते हैं। मैं यहां पर एक काम करता हूं, चाहे आप निर्देशांक अक्ष लेके चलो या फिर ऐसे जनरली भी कोण बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब निर्देशांक अक्ष नहीं लेंगे, ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक शीर्ष ले लेता हूं और यहाँ ए देता हूं, ये एक किरण हो गई, प्रारंभिक की स्थिति हो गई उसकी। मैं यहाँ पर एक कोण यहाँ बना देता हूं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि यह कोण जो है ना थीटा है। मैं क्या करता हूं कि इस कोण थीटा के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूं कि यहाँ क्लॉकवाइज लेकर, एंटी क्लॉकवाइज देखिए हम रिवॉल्व करेंगे, एक पूरा रिवॉल्वेशन करते हैं और फिर यहाँ पे पुनः इसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। ठीक है, पूरा रिवॉल्व करके फिर उसी स्थिति में हम लोग पहुंच गए। तो देखिए 360 डिग्री ये हुआ, यहां से हम लोग कैसे गए, ऐसे गए 360 डिग्री, और फिर यहाँ पे ये, तो ये जो कोण होगा ये 360 और प्लस का थीटा ना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये 360 प्लस थीटा हो जाएगा। तो सम स्थित या संपादीय कोण यही कहलाएंगे, ये थीटा और 360 प्लस थीटा दोनों संपादीय या समस्थित कोण। ये ऐसा कोण होता है जिसका आदि किरण और भ्रामक किरण वो दोनों की स्थिति एक ही हो। इस कोण में भी देखो ये प्रारंभिक किरण, ये आदि किरण, और ये वाली भ्रामक किरण इसमें थी। दूसरा वाला जो कोण हम लोग बनाए हैं उसमें प्रारंभिक किरण और भ्रामक किरण की स्थिति एक ही है। तो उस कंडीशन में यह कोण जो कहलाएगा समस्थित या संपादीय कोण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं कि, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐसे कोण जिनकी आदि किरण तथा भ्रामक किरण की स्थिति एक ही हो, समस्थित या संपादीय कोण कहलाते हैं, संपादीय कोण कहलाते हैं। ठीक है ना जी, ऐसा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी किसी, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कोई भी कोण लेते हैं तो हम लोग उसके लिए उसका संपादीय कोण या समस्थित कोण, जैसे मान लीजिए थीटा का संपादीय क्या होगा, तो n टाइम्स ऑफ 360 प्लस थीटा। अब मान लो ये 360 का यहाँ n की जगह 1 2, यहाँ n की जगह कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक के लिए मान लीजिए, है ना, कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, धनात्मक कोई भी पूर्णांक यहाँ पे ले सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रखते जाएंगे, वो उसका संपादीय कोण निकलते जाएगा। अच्छा, अगर वही क्लॉकवाइज चलते तो क्लॉकवाइज चलने पे लिए हो जाएगा -n इंटू में 360 डिग्री और माइनस का थीटा। तो ये क्लॉकवाइज चलेंगे तब, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो किसी कोण का संपादीय समस्थित कोण इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मतलब वही होगा 360 जोड़ते जाओ तो संपादीय निकल जाएगा। यहाँ पे भी माइनस में ले लेंगे, अगर कोण हम लोग क्लॉकवाइज चल रहा है तो -n इंटू में 360 करेंगे। ठीक है ना जी, तो ये समझ गए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir
www.teencono.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।